गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक हिस्टोरिकल रिसर्च को यहाँ पर डील करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने देखा अभी तक सोशल और पॉलिटिकल हम लोग डील कर चुके हैं। आज हम लोग इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। इकोनॉमिकल हिस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ द एनी पीरियड। ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन विक्ट्रीज, art and architecture and other progress is depends upon the economic aspect of the dynasty. Thus this aspect of the research also creates so many possibilities of the research. देखिए, कोई भी डायनेस्टी हो, किसी भी वंश में हम लोग उस काल की प्रशासन हो, कला वास्तु स्थापत्य हो या उसकी विजय हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था जो होती है वो किसी भी डायनेस्टी की एक बैकबोन होती है, उसकी मेरुदंड होती है। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है, संभावनाएं रिसर्च में खड़ी करती है। समटाइम्स इन हिस्टोरिकल राइटिंग न्यू थॉट्स ऑफ इकोनॉमिकल रिसर्च केम इन एग्जिस्टेंस लाइक कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म एटसेट्रा। दीज थ्योरीज ओनली वर्क ऑन द इकोनॉमिकल ग्राउंड। देखिए, इकोनॉमी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, इसलिए मार्क्सिज्म हो, जिसको हम मार्क्सवाद कहते हैं हिंदी में, और साम्यवाद, ये दोनों ही थ्योरी जो हैं, ये दोनों ही सिद्धांत जो हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के आधार पर ही पूरा का पूरा इतिहास लिखा जाता है, ना कि राजाओं के पॉलिटिकल इतिहास या सामाजिक इतिहास पर। तो अर्थव्यवस्था के आधार पर इतिहास लिखने वाले ये दोनों बात कभी कभी कुछ समय के लिए काफ़ी प्रभावी हो गए थे। दे परसीव ऑल द हिस्टोरिकल इंसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमी। वो हर चीज़ में आर्थिक कारण देखते हैं। यदि कोई किसी राज्य का दूसरे राज्य पर युद्ध हो रहा है तो वो राजनीतिक कारण ना समझ के आर्थिक कारण समझते हैं। एट प्रेजेंट इकोनॉमिकल रिसर्च इन द हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर 3 डिकेड्स द टॉपिक वॉज वेरी कॉमन इन द हिस्ट्री। देखिए, आज भी हमारे लिए आर्थिक जो कारण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 3 डिकेड पहले या 3 दशक पहले तो ये इतना ज़्यादा प्रभावी था कि हर व्यक्ति आर्थिक कारणों पर रिसर्च करना चाहता था। ये निश्चित रूप से मार्क्सवाद और साम्यवाद का प्रभाव था। वी कैन डिवाइड द इकोनॉमी ऑफ एनी पीरियड इन द फ्यू स्टेप्स। हम लोग आर्थिक स्थिति को इन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि पशुपालन, स्मॉल स्केल स्किल्स या लघु स्तरीय शिल्प, ट्रेड एंड इंटरनल, व्यापारिक आंतरिक व्यापार, उद्योग धंधे इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों प्रकार का ट्रेड, और वाणिज्य। तो ये सारे सब पॉइंट्स हैं। और उसके बाद अदर एस्पेक्ट या अन्य पक्ष, हम अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। दिस एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी इज इन द ट्रेंड इन प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड व्हेन अदर मीन्स वर नॉट प्रेजेंट। आर्थिक आधार पर सबसे पहले एग्रीकल्चर को लिया जाता है, क्योंकि जब हम प्री और प्रोटो स्टेज में थे तब भी हम कृषि तो कर ही रहे थे, और जब हम कृषि कर रहे थे तो हमारे आर्थिक संसाधनों का एकमात्र साधन कृषि हुआ करता था। When early man started agriculture, this gives him stability and further development was started। और फिर जब वो कृषि करने लगा तो उसके जीवन में स्थायित्व आ गया, और फिर उसने अपने आगे के विकास के लिए कृषि को एक साधन बना लिया। Agriculture is a base of all economical system of the society. This gives backup to all means of economy। जैसे एग्रीकल्चर है, अगर किसी भी समुदाय में आप बिना एग्रीकल्चर के बाकी के आर्थिक उपादानों को नहीं देख सकते। जैसे हम लोगों ने ये सारे उपादान डील किए, इन सारे उपादानों को हम बिना कृषि के नहीं देख सकते। कृषि इज द बैकबोन आप कह सकते हैं। सारी अर्थव्यवस्था का बैकबोन कृषि और पशुपालन है, तो इसलिए कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर influenced the family, and thus some of the family members started other type of skills like pottery making, tool making, and agro tools making, beads making, etc. This started the further level। देखिए, होता क्या था, जब कृषि सामान्य होती थी, अपने पेट भरने जितनी होती थी, तब हमें डेवलपमेंट नहीं दिखता। लेकिन जब कृषि बढ़ गई, सरप्लस प्रोडक्शन यानी अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, तो फैमिली के ही कुछ लोगों ने स्किल्स पे काम करना शुरू करा, कुछ नए शिल्पों पे काम करना शुरू किया, और उसी दौरान हमको उपकरणों का निर्माण हुआ, मृद भांडों का निर्माण हुआ, मनकों का निर्माण आदि प्रारंभ हो गया, जिसने कि ये दूसरा लेवल जिसको हम लोग फिर अभी डिस्कस करेंगे उसको क्रिएट किया। तो किसने क्रिएट किया? कृषि ने क्रिएट किया। फिर देखिए, एग्रीकल्चर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द एनिमल्स बिकॉज दे हेल्प ह्यूमन इन देयर प्रोसेस। सो दीज एनिमल्स विच सपोर्टेड द इकोनॉमिक सिस्टम केम इन एनिमल हस्बेंड्री कैटेगरी लाइक बुल, काउ एनिमल्स विच कैन बी ईटन लाइक फिश, डियर एटसेट्रा। देखिए, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
रही बात एनिमल हस्बेंड्री की, तो एनिमल टेमिंग जो है, एनिमल हस्बेंड्रिंग बिल्कुल नहीं होती। पशुपालन में यदि देखा जाए तो सबसे पहला पशु कुत्ता पाला गया था मनुष्य के द्वारा, लेकिन डॉग एनिमल हस्बेंड्री में कभी डिस्कस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना तो वो किसी तरीके की आर्थिक गतिविधियों में सहयोग कर रहा होता है, ना ही मनुष्य की क्षुधा यानी कि भूख शांत कर रहा होता है। तो कौन से एनिमल्स एनिमल हस्बेंड्री में डिस्कस करते हैं, हम पशुपालन में डिस्कस करते हैं, वो जो आर्थिक स्थिति में सहयोग करते हैं, जैसे कि गाय हो गया, बैल हो गया कृषि के माध्यम से, गाय हो गया दूध के माध्यम से, और वो एनिमल्स जो कि खाए जा सकते हैं जैसे कि फिश, डियर वगैरह। तो ये एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल्स स्किन, मिल्क, फ्लैश एंड लेबर ऑल यूज्ड बाय ह्यूमन फ्रॉम द अर्ली टाइम। हर चीज़ एनिमल्स की यूज़ की जाती है, उसके स्किन की, त्वचा का इस्तेमाल किया जाता है, उसके दूध का, उसके मीट का, और अंत में उसके परिश्रम का। ये सभी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द रिसर्चर्स। अब ये वाला जो पूरा पॉइंट था, दोनों चीज़ों को लेकर चल रहा था, ये रिसर्च की फील्ड में किस तरीके से है, बहुत पॉपुलर है। एग्रीकल्चर ऑफ एंशिएंट पीरियड एंड फर्दर मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिसर्च विच कवर्स एग्रो टेक्निक्स एंड अदर थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। मतलब सारी चीज़ें, चाहे वो प्राचीन काल में प्री प्रोटो हो, या प्राचीन काल के ऐतिहासिक काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो, कृषि, भू राजस्व से संबंधित व्यवस्थाएं और कृषि तकनीकें और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमेशा से रिसर्च के लिए बहुत उपयोगी और इंटरेस्टिंग मानी जाती रही हैं। तो अगर इकोनॉमी में देखा जाए कि कौन सा एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर को ही हम मानेंगे। द नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल स्किल। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इकोनॉमी। एज वी डिस्कस्ड, अदर मेंबर ऑफ द फैमिली स्टार्टेड वर्क फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एज यू एंड यूज द थिंग्स विच वर यूज बाय, मतलब कि जब हम मैंने आपको पहले बताया सरप्लस प्रोडक्शन में कुछ फैमिली मेंबर्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने लगते थे। द थिंग्स विच वर यूज बाय द ह्यूमन इन अ डेली लाइफ वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द ह्यूमन्स। इट क्रिएट्स द स्किल विथ potteries, beads, tools, household tools and agro-based tools, weapons for hunting, cloths, beauty products, mode of entertainment, house makers, पेसल स्टोन मेकर्स। देखिए जितनी भी आपको एंटिक्विटीज़ हमें दिख रही हैं प्री प्रोटो में या उसके लेटर हाफ में, वो सारी चीज़ें जो कि अर्बनाइजेशन से पहले वाले सभ्यताओं में दिख रही हैं, वो सारी चीज़ें हमारी इस स्मॉल स्किल के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी कि वो चीज़ें जो मनुष्य दैनिक जीवन में उपयोग में ला रहा था, उनको बनाने के लिए एक परिवार का हिस्सा या समाज का हिस्सा उस काम में लग गया। दिस सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी फर्दर हेल्प इन डेवलपिंग द अर्बनाइजेशन। दे ऑल्सो प्रमोट्स इंटरनल एंड रीजनल ट्रेड। इसके बाद के स्टेप में जब हम लोग ट्रेड को देखेंगे, इंटरनल ट्रेड को, तो ये उसके लिए बेस बन जाता है। सिमिलरली ये आगे जाकर के अर्बनाइजेशन के लिए भी बेस बनता है, क्योंकि ये चीज़ें जब बेचने के लिए जाते थे तो शहरों का निर्माण हुआ। This topic of the research is ignored somehow. Somewhat beads and potteries were studied, but in the artistic and technical aspects, but they not deal with the economy. देखिए ये वाला सेगमेंट जो है इकोनॉमी का ऑलमोस्ट इग्नोर्ड है, क्योंकि अब मैंने जितनी भी चीज़ें आपको ऊपर से नीचे तक बताई, ये सारी चीज़ों पे वर्क एज अ रिसर्च नहीं हुआ है। पॉटरी और बीट्स की हम कई बार बात सुनते हैं, लेकिन किस हिसाब से सुनते हैं? आर्कियोलॉजी में सुनते हैं, उनके आर्टिस्टिक अप्रोच, टेक्निकल मतलब BRW है तो उसमें पॉलिश है, तो उसमें PGW है तो पेंटिंग है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हम ये बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति में इन लोगों ने क्या सहयोग दिया? वहाँ पर हम साइलेंट हो जाते। तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से इन टूल्स पे काम करना या इस वाले पॉइंट पे काम करना अभी काफ़ी इग्नोर है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल ट्रेड। When the artifacts produced by the artisans they came in trend, जब आर्टिफैक्ट्स यूज़ किए जा रहे थे तो वो ट्रेंड में आ गए। ट्रेंड यानी चलन में आ गए। जब चलन में आ गए सो डिमांड इंक्रीज हुई। डिमांड ऑफ दीज थिंग्स विच वी डील अर्लियर स्टार्टेड। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर हमने डील करी हैं, ये डिमांड में आ गई। सो द पीपल ऑफ दीज अदर विलेजर्स स्टार्टेड asking for those things. Gradually they started selling with the help of barter system. अब ये चीज़ें जो घर के लिए या अपने गांव के स्तर पर या समाज के स्तर पर ही बन रही थी, वो चीज़ें अब बिकने के हिसाब से बनने लग गई। नाउ दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द इंटरनल और रीजनल ट्रेड। और फिर लेन देन का एक बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय विधि के द्वारा हमने अनाज के बदले में चीज़ों को खरीदना प्रारंभ कर दिया। देन अ प्लेस वॉज डिसाइडेड एंड अ टाइम एंड अ डे वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू सेल दीज थिंग्स। दिस प्लेस वॉज डिसाइडेड समवेयर इन द सेंटर। फिर एक जगह निश्चित की गई, एक समय और दिन निश्चित किया गया, और वो जगह जो थी वो इन सभी गांवों के केंद्र में निश्चित की गई, जिससे कि वहाँ पर हमें बेचना जाना सबके लिए आसान हो जाए। दिस प्लेस बिकेम द प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ दिस
ऑफ थिंग्स विद द ग्रेन। और ये जगह जो थी वो आदान प्रदान या लेन देन की जगह बन गई। एंड ग्रेजुअली दिस प्लेस बिकम द सिटी। नाउ दिस इज द अर्बनाइजेशन। यही जगह बाद में चल के सिटी बन गई, शहर बन गया और अर्बनाइजेशन हो गया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन या नगरीकरण। हिंदी में हम इसको नगरीकरण कहते हैं, नगर का बनना। तो ये प्लेस क्या बन गया, ये नगर बन गया। एक्सचेंज और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ये काफ़ी डेवलप भी होता गया। This aspect of the economy is even very interesting, but little work have done. Researchers should take interest on these topics. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन फिर भी काम बहुत कम हुआ है। निश्चित रूप से इस पर काम और अधिक होना चाहिए। अब आते हैं हम इंडस्ट्रीज पे। इंडस्ट्रीज डिनोट्स सरप्लस प्रोडक्शन व्हेन प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर इन अ पर्टिकुलर टाइम, इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। होता क्या है कि इंडस्ट्री क्या होता है, जब चीज़ों का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। प्रोडक्शन इन अ लिमिटेड टाइम, मतलब ये नहीं कि 4 दिन में वो प्रोडक्शन होता है, एक सर्टेन टाइम में होने वाला प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है तो वो इंडस्ट्री कहलाता है। इंडस्ट्री स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड डिफरेंट पीरियड। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री स्टार्टेड लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन चालकोलिक लिथिक एंड ब्रोंज पीरियड। इन सम प्लेसेज बीड मेकिंग ऑल्सो बिकेम द इंडस्ट्री। देखिए इंडस्ट्री कहाँ से होगी, सरप्लस प्रोडक्शन इंडस्ट्री होता है। तो बीड मेकिंग जब जहाँ ज़्यादा दिख रही है वहाँ पर चंदूदड़ों का नाम आप लोगों ने हड़प्पा में सुना होगा, उसको हम लोगों ने सीधा कह दिया मनके बनाने का कारखाना था। कारखाना मीन्स व्हाट, इंडस्ट्री और फैक्ट्री। तो ये क्या है, सरप्लस प्रोडक्शन। फिर फर्दर हम आगे गए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गया और वो सारी चीज़ें जो कि हमारे उपयोग में थी हमने इंडस्ट्री में। अदर देन दिस इंडस्ट्री ऑफ द वेपन एंड अदर यूजेबल आइटम्स डेवलप्ड अलॉन्ग विद द पीरियड। धीरे धीरे वो डेवलप होते गए अलग अलग इंडस्ट्रीज। आफ्टर एग्रीकल्चर एंड अदर टॉपिक्स which is in demand for the historical research aspect of the industries and different period। देखिए एग्रीकल्चर के बाद जो टॉपिक सबसे ज़्यादा डिमांड में है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री पर नंबर 2 पे काम बहुत ज़्यादा होता है। और इंडस्ट्री का मतलब केवल ऐसे नहीं होता, आप देखिएगा स्पेशली इन द ब्रिटिश टाइम व्हेन मॉडर्न इंडस्ट्रीज केम इन लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ कम। मतलब हम देखते हैं कि एंशियंट से ज़्यादा मॉडर्न में इंडस्ट्रीज़ पे काम हुआ, जिसको मॉडर्न हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं, हम उस पर बहुत काम हुआ। बट स्टिल दिस इज़ इन डिमांड, लेकिन फिर भी अभी ये डिमांड में है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स इज द डेवलपमेंट ऑफ द थर्ड टॉपिक इंटरनल ट्रेड। जो हम लोगों ने इंटरनल ट्रेड पढ़ा था, ये वाला टॉपिक, इसी का डेवलपमेंट हमारा एक्सटर्नल ट्रेड के रूप में हो गया। ये ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड है और ट्रेड के साथ कॉमर्स एसोसिएट हो गया। कैसे, आगे देखिए। ट्रेड एंड कॉमर्स इज द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड टॉपिक व्हेन द ट्रेड extended among the provinces and internationally when we discuss on this topic। जब ट्रेड इंटरनल है, रीजनल है, तब हम इस टॉपिक पे नहीं आते, थर्ड वाले पे जाते हैं। लेकिन जब ट्रेड बढ़ जाता है और वो प्रोविंसेस से तक पहुंचने लगता, मतलब बाहर पहुंचने लगता है, प्रांतों से बाहर पहुंचने लगता है और देश के भी बाहर जाने लगता है, तो फिर हम लोग इस टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेड बढ़ जाता है और तभी कॉमर्स भी एसोसिएट होता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ट्रेड। रिसर्चेस हैव बीन डन। बहुत सारे रिसर्च इस काम पर हुई हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के रूप में हुआ था। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी बिकॉज इट इज़ इंटर रिलेटेड टू द इंडस्ट्री एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन। ये बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये इधर इंडस्ट्री वाले टॉपिक से और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि बाहर माल भेजा जा रहा है, सी रूट से भेजा जा रहा है, बाकी किसी और साधन से भेजा जा रहा है, वो सारी चीज़ें भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, डिस्कस होती हैं। Surplus production of industries increased the demand of the market also. Indian goods were in demand in the Western countries from early time and so it affects the trade and commerce। ज़्यादा उत्पादन, अधिक डिमांड, और अधिक डिमांड होना यानी कि नई मार्केट की खोज होना। तो जब डिमांड और सप्लाई की थ्योरी के हिसाब से हम मांग और आपूर्ति की थ्योरी के हिसाब से चलते हैं तो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बढ़ जाता है। और ये चीज़ें जो हैं भारत के बाहर बहुत प्राचीन काल से डिमांड में थी, इसलिए भारतीय चीज़ों का इंटरनेशनल ट्रेड चलता रहा। कॉमर्स डिनोट्स द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट ड्यूरिंग ट्रेड। व्हेन ट्रेड इंक्रीज देन कॉमर्स कम। देखिए कॉमर्स क्या होता है, सिंपल लेन देन का जो हिसाब किताब है, जब वो बढ़ जाता है तो कॉमर्स बन जाता है। छोटा मोटा रहता है तो फिर इंटरनल ट्रेड के रूप में तो उसको हम कॉमर्स नहीं कहते, बड़े हुए रूप को हम कॉमर्स कहते हैं। तो लेन देन का वो मेंटेनेंस ही कॉमर्स कहलाता है। लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स नीड्स द कैलकुलेशंस विच डन बाय कॉमर्स।
बड़े बड़े जो एक्सपोर्ट्स होते हैं हमें कॉमर्स के लिए, हमें तब वहाँ पर कॉमर्स काम आती है। मॉडर्न टाइम ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडस्ट्री के बाद अगर थर्ड नंबर पे देखें तो ट्रेड एंड कॉमर्स पे काम होता है। तो नंबर 1 एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री, देन ट्रेड एंड कॉमर्स, ये तीनों पे काम होता है। शेष बचे 2 पर काम कम होता है। अदर एस्पेक्ट कुछ और भी चीज़ें हैं जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मेजरमेंट्स लाइक स्केल्स, वेट। अब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है या इंटरनल ट्रेड हो रहा है, इनके बगैर ट्रेड नहीं हो सकता। तो ये क्या चीज़ें हैं? बार्टर सिस्टम इसी में आ जाएगा, वस्तु विनिमय विधि। इसके अंदर श्रेष्ठी क्या होते थे, कारवा क्या होता था, सार्थवा क्या होता था, ये सारी चीज़ें भी हम इसी टॉपिक पे डील करेंगे। तो अदर एस्पेक्ट्स में इसके अलावा भी वो सारी चीज़ें जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं डायरेक्टली हम इसके अंदर रिसर्च में लेके आते हैं। सो हैंस वी कैन सी दैट द इकोनॉमी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डिफरेंट पीरियड। लगातार अलग अलग समय में आर्थिक इतिहास को पढ़ा जाना और इस पर रिसर्च किया जाना हमेशा से लोकप्रिय रहा है। थैंक यू।